दोस्तों, एक चौराहे से एक चमचमाती फॉर्च्यूनर कार जैसे ही निकलने वाली होती है तो चौराहे पर जाम लगा था। तो जो व्यक्ति उस कार में बैठा हुआ था वो अपने ड्राइवर से कहता है कि भाई साहब, थोड़ी देर रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। बहुत सारे लोग सामने खड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि जाम काफी दूर तक लगा हुआ है, इसलिए जल्दबाजी ना करो, आराम से चलते हैं। उसका ड्राइवर उसके द्वारा बताए गए निर्देश के अनुसार गाड़ी को उसी भरे चौराहे पर रोक लेता है, तब तक के लिए जब तक के लिए वो जाम खाली ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वाकई में झंझोर देने वाली कहानी है और सीख देने वाली कहानी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए आज की सच्ची कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर और इसी कानपुर में एक जगह पड़ती है बालकृष्ण चौराहा, और उसी चौराहे पर जाम लगा हुआ था। एक फॉर्च्यूनर कार, उसमें बैठे अशोक शर्मा जो कि फॉर्च्यूनर के मालिक थे, वो किसी विशेष काम से दिल्ली जा रहे थे। और जैसे ही चौराहे पर फॉर्च्यूनर कार रुकती है तो अशोक शर्मा जी बहुत ही दयालु किस्म के आदमी हैं और वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के आसपास 3-4 महिलाएं आती हैं जो गंदे कपड़े पहने हुई हैं, गंदे से कपड़े पहने हुए हैं और उनका कपड़ा बहुत ही मैला कपड़ा है। तो ये देखकर उन्हें लगता है कि जैसे ये लोग भीख मांगने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे चौराहों पर खड़े रहते हैं अशोक शर्मा का ड्राइवर। जैसे ही फॉर्च्यूनर का शीशा नीचे करता है वैसे अशोक शर्मा अपने जेब में हाथ डालते हैं और जेब से पर्स निकालते हैं और अपनी पर्स से कुछ रुपयों की गड्डी निकालते हैं और कुछ रुपए के नोट निकालने के बाद वो 3-4 महिलाओं को अशोक 1-1 हजार रुपए देता है। उसके बाद वो देखता है कि अब जाम खुल गया है तो ड्राइवर से कहता है कि अब गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, बढ़ने वाली होती है, दोस्तों अशोक शर्मा देखते हैं कि उनके खिड़की के पास एक महिला खड़ी है जो लगातार उनकी खिड़की पर हाथ मार रही है और कह रही है कि बाबूजी, हमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं। अशोक शर्मा जब शीशे के अंदर से उसे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो इस महिला को जानते हैं, पहचानते हैं। अशोक शर्मा तुरंत अपनी कार का शीशा नीचे करते हैं और वो महिला शर्मा के पास चलकर आती है और अपना सर उस कार के अंदर डाल देती है और अशोक शर्मा से कहती है कि बाबूजी, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। जैसे ही अशोक शर्मा उस महिला को देखते हैं और कहते हैं, अरे तुम यहां क्या कर रही हो? वो कहते हैं कि आप अशोक हैं? तो वो कहते हैं कि हां, मैं अशोक हूं, लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? दरअसल ये कोई महिला और नहीं बल्कि अशोक शर्मा की तलाकशुदा पत्नी थी। दोनों का तलाक तकरीबन 3 वर्ष पहले हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अशोक शर्मा जब उससे पूछते हैं अपनी पत्नी से जिससे तलाक हो चुका था, जिसका नाम पूनम था, पूनम, तुम तो एक अच्छे खासे घराने की लड़की थी और जब तलाक का कोर्ट में केस हुआ था तो तुमने मेरे नाम 40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था और मैंने दिया भी था वो 40 लाख रुपए का जुर्माना। तुमको तुम्हारा क्या हो गया? तुम ऐसी स्थिति में क्यों आ गई कि आज तुम दर दर की ठोकरें खा रही हो और एक रोड पर भीख मांग रही हो? जब वो सब कुछ सुनती है तो कहती है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अशोक शर्मा अब पूनम से कहते हैं कि ऐसा है कि तुम मेरी कार में सवार हो जाओ, तुम मेरी पिछली सीट पर बैठ जाओ। और अशोक शर्मा अपने ड्राइवर से कहते हैं कि भाई साहब, पीछे वाला दरवाजा खोल दीजिए। तुरंत ही ड्राइवर उनका दरवाजा खोल देता है और अगले क्षण ही पूनम कार में सवार हो जाती है। जैसे ही वो कार में सवार होती है, वहां के कुछ लोग जो दुकानदार थे उन्हें लगता है कि कोई बड़ा आदमी एक गरीब महिला को एक भिखारी समझकर कहीं गलत काम के लिए तो नहीं किडनैप कर ले जा रहा है। तो वहां लोगों की भीड़ लग जाती है, पूरी बाजार इकट्ठा हो जाती है ये जानने के लिए कि आखिर एक फॉर्च्यूनर वाला बड़ा अमीर आदमी एक गरीब भिखारी को क्यों लेकर जा रहा है, आखिर उसने अपनी गाड़ी में क्यों बैठाया है। दोस्तों, जब वो महिला गाड़ी में सवार हो रही थी तो उसके साथ 3-4 जो भीख मांगने वाली औरतें थी, उनको शक हो गया था। उनको ये सारी कहानी नहीं पता थी कि आखिर ये महिला कार में क्यों बैठ रही है
और फॉर्च्यूनर कार में बैठे व्यक्ति से इस महिला का क्या संबंध है। उन महिलाओं ने आपस में जब तेजी से बातें करना शुरू की तो वो सारी बातें धीरे धीरे 1 मिनट के अंदर पूरे बाजार में गूंज गई थी और पूरे बाजार वाले इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही पूरे बाजार वाले इकट्ठा होते हैं, उस महिला से पूछते हैं तो महिला कहती है कि दरअसल ये मेरे तलाकशुदा पति है अशोक शर्मा, और मुझे ये जबरदस्ती नहीं लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैं इनके साथ खुद जाने के लिए तैयार हूं। अशोक शर्मा पूनम को अपने साथ लेकर जाते हैं, एक होटल पर बैठाते हैं और वहां वो अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि जाओ मार्केट से इनके लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आओ, इनके लिए एक चप्पल की जोड़ी खरीद कर ले आओ। ड्राइवर तुरंत अपने मालिक की बात मानकर बगल के एक मार्केट से कपड़े लेकर आता है। तब तक वो होटल पर बैठे बैठे अशोक शर्मा कहते हैं अपनी तलाकशुदा पत्नी से, पूनम तुम होटल के अंदर जाओ और महिला स्नानागार घर में स्नान करके आओ। अब पूनम स्नान करके आती है और अशोक शर्मा उसे नया कपड़ा पहनाते हैं। दोस्तों, वो नया कपड़ा पहनने के बाद ऐसे लग रही थी जैसे वो नई नवेली दुल्हन हो। अशोक शर्मा जब उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी परिस्थिति भले ही कैसी हो बदल गई हो, लेकिन चाल चलन, इसका चेहरा मोहरा कुछ नहीं बदला। ये सिर्फ हालात की मारी है, सिर्फ मजबूरी की मारी है। अशोक शर्मा उससे कहते हैं कि मैं अशोक शर्मा उससे कहते हैं कि मैं किसी जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूं। अगर मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो तो मैं तुमसे कल आकर मिलूंगा। तुम अपना पता लिखा दो मुझे कि तुम इस जगह पर रहते हो, तो मैं वहां पर दिल्ली से वापस लौटने के बाद आऊंगा और तुमसे मुलाकात करूंगा। वो कहती है ठीक है। वो अपने कमरे पर चली जाती है और अशोक शर्मा दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में दिन में अपना सब काम निपटाते हैं जल्दी जल्दी। और रात में जब होटल में सोने के लिए जाते हैं तो अशोक शर्मा की वो रात कट नहीं रही थी और ना उधर पूनम की, जो कि चौराहे पर भीख मांगती थी, उसकी भी वो रात नहीं कट रही थी। दोस्तों, दोनों ने उहापों की स्थिति में करवट बदल बदल कर पूरी रात काटी। अगले दिन अशोक शर्मा दिल्ली से लौटते हैं और पूनम द्वारा बताए गए पते पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पूनम वहां पर है ही नहीं, फिर अपने काम धंधे पर भीख मांगने के लिए जा चुकी है। वो फिर उसी चौराहे पर आते हैं जहां पर पूनम उन्हें पिछले दिन मिली थी। पूनम को फिर से अपनी गाड़ी पर बैठाते हैं और गाड़ी पर बैठने के बाद पूनम उन्हें अपने रूम पर ले जाती है जहां वो एक किराए के छोटे से कमरे में रहती थी। दोस्तों, जब वो उस कमरे में अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बेड पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, और बेड के ऊपर अशोक शर्मा की और पूनम की एक फोटो टंगी हुई है। जैसे ही वो फोटो अशोक शर्मा की नजरों में आती है, यानी कि अशोक शर्मा की निगाहें जैसे ही उस फोटो पर पड़ती है, तो दोस्तों पूनम से पूछते हैं, पूनम हमारा तुम्हारा तो तलाक 2-3 साल पहले हो चुका है। हमारा तुम्हारा एकदम अलग अलग रास्ते हो गए थे। सब कुछ बंटवारा हो चुका था, सब कुछ कोर्ट में तय हो चुका था। तुमने मेरे ऊपर हर्जाना लगाया था, वो 40 लाख रुपए भी मैंने तुम्हें दे दिए थे, तो ये आखिर तस्वीर क्यों लगा रखी है? पूनम फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि दरअसल मैंने आपको तलाक भले ही दे दिया था, लेकिन उस तलाक के पीछे मेरी रजामंदी नहीं थी। मैं दरअसल आपको कभी तलाक देना ही नहीं चाहती थी। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूं जितना कि शादी के बाद किया करती थी, यानी कि तलाक के पहले की करती थी। आपको अशोक शर्मा कहते हैं कि फिर तुमने तलाक मुझे क्यों दे दिया? तब वो पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि दरअसल पूनम के एक जीजा होते हैं, पूनम के पिता होते हैं, और पूनम का एक भाई होता है। अशोक शर्मा एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, अकूत धन था, और अशोक शर्मा अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। तो अशोक शर्मा की जब शादी हुई थी तो पूनम के घर वालों से पूनम के जीजा जो थे, वो लोग रिश्ते अशोक शर्मा के यहां जब देखने गए थे तो देखते हैं कि इनके यहां सब कुछ भरा पड़ा है। ये तो बहुत बड़े रईस है, इनके पास बहुत सारी धन दौलत है। वो लोग सोचते हैं कि हमें चाहे जो करना पड़े भले ही, लेकिन लड़का इकलौता है, हम शादी इसी के यहां करेंगे
और लास्ट में होता भी वही है। शादी अशोक शर्मा से ही करते हैं। और जब शादी हो जाती है तो चूंकि जो जीजा था ना, वो बहुत ही लालची टाइप का आदमी था, और वो जो कहता था वही अशोक शर्मा की ससुराल में मान्य होता था। यानी पूनम के माता पिता और भाई मानते थे। जब पूनम दुल्हन बनकर अशोक शर्मा के घर जा चुकी थी, तो जैसे जैसे 1-2 साल रिश्ता चलता है, उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते उसके जीजा, उसके भाई, उसके माँ बाप, सब लोग पूनम को कहीं ना कहीं से चिढ़ाने लगते हैं, और वो बहकाने पर आ जाती है और अपना घर खुद ही तोड़ने पर उतावली हो जाती है। और स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि दोनों का आपस में तलाक का केस चलता है। पूनम के जीजा को और पूनम के घर वालों को, यानी उसके मायके वालों को पता ही था कि अशोक शर्मा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो अगर मैं उनके ऊपर जुर्माना ठोको तो ये आराम से पैसे दे देंगे, और उस पैसे को लेकर हम अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारेंगे। लेकिन पूनम को इस चीज की भनक नहीं थी कि ये लोग उसका घर बिगाड़ रहे हैं, उसका घर फूंक रहे हैं, उसके साथ धोखा दे रहे हैं। पूनम भी अपने मम्मी पापा और अपने भाई के कहने पर यह सारा कृत्य करती थी, और लास्ट में कोर्ट में दोनों का तलाक हो जाता है। पूनम अपने परिवारजनों के कहने पर 40 लाख रुपए का जुर्माना सतेंद्र शर्मा पर ठोक देती है, और अशोक शर्मा भरी कोर्ट में 40 लाख रुपए अदा करके दोस्तों दोनों का संबंध विच्छेद, यानी कि दोनों का तलाक हो जाता है। ये सारे पैसे पूनम के नाम से उसके खाते में आ जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे उसका जीजा कहता है कि पूनम देखो, अब तुम्हारा तलाक हो गया है, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। ऐसे तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि तुम तलाकशुदा हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपना एक छोटा सा घर बनाकर बनाना होगा, एक फ्लैट, एक जमीन खरीदना होगा, जिसमें कोई भी लड़का या कोई भी परिवार लालच में आकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि उसका जीजा और उसके घर वाले उससे 30 लाख रुपए प्लाट के नाम पर ले लेते हैं, और लास्ट में उसे कुछ नहीं मिलता है, और धीरे धीरे पूरे पैसे पूनम के खा जाते हैं। और जब पूनम के पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, तब तक पूनम का इकलौता भाई जो था, उसकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी आ जाती है, तो वो कहती है पूनम से बहुत ज्यादा जलन रखने लगते हैं, और पूनम उसको फूटी आंखों भी नहीं सुहाते हैं। पूनम अब बड़ी हो चुकी थी। जब उसकी शादी हुई थी तो शायद वो मैच्योरिटी व्यवस्था नहीं थी कि जो चीजों को समझ पाए। लेकिन दोस्तों, अब पूनम सब कुछ समझ पा रही थी, सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने हंसते खेलते परिवार में अपने हाथों से आग लगा दी थी। जब उसका पैसा खत्म हो जाता है, तो पूनम का भाई और पूनम के माता पिता उसको घर से निकाल देते हैं। फिर वो अपने जीजा के पास पहुंचती है। जीजा भी कहता है कि तुम्हें जहां मर्जी हो वहां चली जाओ। जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी, तो तुम हम लोगों की कब होंगी। और पूनम फिर सीधा चली जाती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कहीं रहने का, तो वो थक हार कर मजबूरन में रोड पर कुछ महिलाओं के मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद, ऐसी महिलाओं से उसकी मुलाकात होती है जो रोड पर भीख मांगने का काम करती है। दोस्तों, पूनम से वो लोग कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। पूनम अब उन्हीं के साथ रहने लगी और खाने लगी थी। झुग्गी में उसका जीवन चल रहा था। अब धीरे धीरे पूनम भी उसी धंधे में उतर आई। अब वो धीरे धीरे वो भी भीख मांगने लगी थी। जब पूरी कहानी पूनम ने उसी कमरे में अपने पति अशोक शर्मा को सुनाई, तो अशोक शर्मा की आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे। पूनम अशोक शर्मा से पूछती है कि मां तो मुझे बहुत मानती थी, मां का क्या हाल है। तो अशोक शर्मा कहता है कि मां आज भी वैसा ही है, मां तुम्हें आज भी याद करती है। उन्होंने पता नहीं कितनी बार मुझसे कहा, क्या मेरी बहू अब मुझे वापस नहीं मिल सकती। लेकिन अब वो बुजुर्ग हो चुकी है। अब मैं उन्हें क्या ही बताऊं कि हमारा कोर्ट में तलाक हो चुका है, अब हम कभी एक दूसरे को नहीं हो सकते हैं। पूनम सतेंद्र शर्मा से कहती है कि अगर दिल सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची हो और इरादे नेक हो, तो हम अभी भी एक हो सकते हैं। अशोक शर्मा कहता है नहीं, कानूनी तौर पर, धार्मिक तौर पर हम हर तरीके से अब अलग हो चुके हैं। इतना कहकर वो कुछ पैसे निकालता है
और कहता है कि ये पैसे रखो, हर महीने का जो तुम्हारा खर्चा होगा उसे मैं देता रहूंगा। मुझसे लेते रहना, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूं, नहीं रख सकता हूं। तो पूनम को पैसे देता है पूनम को और अपनी कार में बैठ जाता है। जैसे ही कार सवार हो जाता है, पूनम उसके पांव पकड़कर रोने लगती है और अशोक शर्मा का भी दिल पिघल जाता है। वो कहते हैं कि एक बार मुझे अपनी सासू मां से बात करा दो। अशोक शर्मा अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालते हैं और तुरंत अपनी मां को कॉल करते हैं और कहता है कि मां, पूनम मिल गई, पूनम से बात करना है। जैसे उसकी मां ये बात सुनती है, यानी कि उसकी बहू पूनम आज कितने दिनों बाद उसके बेटे को मिली है, वो तुरंत अपने बेटे से तपाक से बोल कहती है कि बेटा बात कराओ मुझे बहुत से। अशोक अपने फोन को अपनी तलाकशुदा पत्नी पूनम को पकड़ाता है। अब सासू और बहू दोनों एक दूसरे से काफी बात करते हैं और अशोक शर्मा अशोक से कहती है कि ऐसा करो कि तुम बहू को सीधा घर वापस लेकर आओ। आप अशोक की अपनी मां की बातों को टाल नहीं सकता था, काट नहीं पा रहा था, तो अपने उसी फॉर्च्यूनर में पूनम को बताता है और सीधा लेकर अपने घर पहुंचता है। दोस्तों, जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी मां आरती की थाल सजाए अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। वो अपनी बहू की आरती करती है, दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, सास और बहू, और खुश होते हैं। उसके बाद अशोक कहता है कि मां, ये वही पूनम है जिसने कोर्ट में मुझसे 40 लाख रुपए का जुर्माना लिया था और मैंने 40 लाख रुपए भरे थे क्या? इस महिला को दोबारा अपने घर में रखना चाहिए। तो उसकी मां उससे कहती है कि बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये भी इंसान है और गलतियां हमेशा इंसानों से ही होती है। अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो इसे माफ कर दीजिए। अशोक अब अपनी तलाकशुदा पत्नी पूनम को माफ कर देता है और दोस्तों, अशोक और पूनम दोनों एक बार फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और एक साथ बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हो, हम उसे जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि इस कहानी के बारे में आपका क्या सोचना है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देश या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, यह भी हमें बताना मत भूलिए, क्योंकि जब हम आपके कमेंट पढ़ते हैं तो हमें अगली कहानियों के लिए और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, रिश्तों की असली कीमत पैसे और शान शौकत से कभी नहीं आंकी जा सकती। अशोक और पूनम की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका रिश्ता केवल इसीलिए टूट गया क्योंकि पूनम अपने परिवार के बहकावे में आ गई। परिवार के लालच और गलत सलाह ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। लेकिन जब वक्त ने करवट बदली और सच्चाई सामने आई तो उसे समझ में आया कि पैसा चाहे कितना भी क्यों न हो, वो दो दिलों के बीच विश्वास और प्यार को कभी नहीं जोड़ सकता। असली रिश्ते हमेशा भरोसे और अपनापन पर टिके रहते हैं और यही विश्वास हर परिवार को मजबूत बनाता है। हालात इंसान को तोड़ सकते हैं, लेकिन इंसानियत को नहीं। पूनम पहले एक संभ्रांत घराने की बहू थी, जिसके पास सब कुछ था, संपन्नता, सम्मान और एक प्यारा परिवार। लेकिन हालात के थपेड़ों ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। मजबूरी ने उसे भिखारिन बना दिया। इसके बावजूद जब अशोक शर्मा ने उसे सड़क पर भीख मांगते हुए देखा तो उन्होंने उसके अतीत को नहीं, बल्कि उसके इंसान होने के अस्तित्व को पहचाना। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के उसे सम्मान लौटाया और उसकी मदद की। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मजबूरियां चाहे कितनी भी क्यों न हो, इंसान की इज्जत कभी कम नहीं हो सकती। जो इंसानियत को पहचानता है वही असली महान होता है। कहानी का एक और पहलू है लालच। पूनम के जीजा और परिवार ने लालच के कारण उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। पैसों के लालच में उन्होंने अपनी ही बेटी, बहन और बहू का घर उजाड़ दिया। 40 लाख रुपए हड़प लिए और जब सब कुछ उनके हाथ से चला गया तो पूनम को अकेला छोड़ दिया।
लालच ने न केवल पूनम का घर छीना, बल्कि उसके जीवन से इज्जत और सुरक्षा भी छीन ली। और अंत में वही लालच उनके लिए भी निरर्थक साबित हुआ, क्योंकि पैसे की चमक कुछ दिन रहती है, लेकिन रिश्ते टूटने के बाद जीवन भर का सूनापन रह जाता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो अंततः उसे बर्बादी की ओर ही ले जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे सुंदर मोड़ आता है माफी और दूसरा मौका। जब पूनम की सास ने कहा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, तो ये केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि रिश्तों को जोड़ने की ताकत थी। इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो अपनी गलती पर पछताकर वापस लौट आए तो हमें उसे गले लगा लेना चाहिए। जीवन में माफी देना और दूसरा मौका देना ही असली रिश्तेदारी है। यही वो बंधन है जो रिश्तों को फिर से हरा भरा कर देता है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि असली अमीरी धन दौलत नहीं, बल्कि दिल की होती है। अशोक शर्मा करोड़पति थे, उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी असली पहचान उनके दयालु और बड़े दिल में थी। उन्होंने अपनी तलाकशुदा पत्नी को अपनाकर यह साबित किया कि अमीरी का मतलब केवल पैसों का ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिल है जो दूसरों को माफ कर सके, उनकी मदद कर सके और टूटे रिश्तों को जोड़ सके। अंत में इस पूरी घटना से सबसे बड़ी सीख यही है कि रिश्तों को कभी भी पैसों और लालच की बलि मत चढ़ाइए। हालात चाहे जैसे भी हो, इंसानियत और माफी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर दिल से मोहब्बत सच्ची हो और इरादे नेक हो, तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं।